गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. थैंक यू सर. आलोक, यस सर. आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से. जी सर. आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं. जी सर. 2015 में बीटेक किया. कोई जॉब तो नहीं किया आपने उधर? सर नहीं, मैं लगातार सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा रहे हैं. हूँ. तो ये तीसरा इंटरव्यू है मेरा. तीसरा इंटरव्यू. अच्छा, चलिए इवैल्यूएशन में पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आपके पिताजी पटवारी थे. यस सर. पटवारी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का की होता है चाबी. यस आपका क्या व्यू है? सर निश्चित तौर पर जो रेवेन्यू जो मालगुजारी का एक महत्वपूर्ण काम होता है, खेतों का सर खतौनी खसरा मेंटेन करना. तो सर उसमें से जो मालगुजारी वसूली जाती है वो खतौनी खसरा के आधार पर ही वसूली जाती है. इसके साथ साथ सर जो पटवारी होता है वो सभी सरकारी योजनाएं उनका इफेक्टिव क्रियान्वयन हो सके उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भूमिका निभाता है. इसके अलावा सर कोई भी लैंड डिस्प्यूट है या फिर किसी भी तरह की समस्या है उनका समाधान करने में प्रशासन की एक महत्वपूर्ण हेल्प करता है. ये कल को आप बनोगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है ना. उनको कलेक्टर भी कहते हैं. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम कलेक्टर. क्यों कहते हैं उनको कलेक्टर? सर जो ब्रिटिश काल था उस समय सर क्योंकि इनकम का मेन सोर्स था वो लैंड से जो रेवेन्यू आ रहा है उस वो था. तो सर उसको कलेक्ट करने की वजह से उसका नाम कलेक्टर पड़ा. लेकिन बाद में जब ये भूमिका चेंज हुई और अभी डीएम का मेन कार्य सर वो एक तरह से डेवलपमेंट एस्पेक्ट पर ज्यादा है. पूरे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना या सरकारी योजनाओं का इफेक्टिव क्रियान्वयन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. तो सर ये एक भूमिका में परिवर्तन हुआ है. ये आप मथुरा के रहने वाले. जी सर. तो क्या अब राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि होगा? सर जो कृष्ण जन्मभूमि है सर उसके जैसे कि आपने राम जन्मभूमि में भी बाबरी मस्जिद और जन्मभूमि का मामला था, ऐसी जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है साथ ही सर उसके बगल में मस्जिद है. लेकिन सर महत्वपूर्ण बात है कि मथुरा में हमेशा कम्युनल हार्मोनी बनी रहती है और इस तरह का किसी प्रकार का तनाव मथुरा में नहीं देखा जाता है. तो सर ये मथुरा के लिए पॉजिटिव चीज रही है हमेशा से. तो सर मैं इसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखता हूँ कि दोनों जो गंगा जमुनी तहजीब है सर भारत की वो मथुरा में दिखती है. इनका क्या मथुरा का होली फेमस है? यस सर. सर मथुरा की ब्रज की होली से विशेषकर लठमार होली जो नंदगांव बरसाना में होती है तो उसका विशेष महत्व है. अब तो होली आ रही है. यस सर. सर 5 और 6 मार्च 4 और 5 मार्च को नंदगांव और बरसाना में लठमार होली है. और सर लगभग 10 दिन पहले से ही होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है. कहीं फूलों की होली, कहीं लड्डू की होली, छड़ी मार होली, गुलाल लड्डू की होली. यस सर, लड्डू की होली भी मनाई जाती है. आप बैडमिंटन में रुचि रखते हैं? यस सर, मैं खेलता भी. क्या हमारे इंडिया का क्या प्रोस्पेक्ट है सर अभी मैन में, वुमेन्स में, डबल्स में? यस सर. सर मेंस प्लेयर्स में देखें तो बी साई प्रणीत अभी सबसे अच्छा रैंकिंग पर है. इसके अलावा कदाम्बी श्रीकांत सर वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर भी रहे हैं. सर इसके अलावा जो नए उभरते प्लेयर है लक्ष्य सेन सर या सौरभ वर्मा, समीर वर्मा सर, इसके बाद पी कश्यप अनुभवी खिलाड़ी है. सर वुमेन्स में अभी पीवी सिंधु सबसे बेस्ट प्लेयर है. साइना नेहवाल की रैंकिंग थोड़ी गिरी है लेकिन वो लगातार प्रयास कर रही है आगे ऊपर आने की. इसके अलावा सर जो यंग प्लेयर है उसमें जो ऋतुपर्णा दास और सर एक गीतिका गोपीचंद जो गोपीचंद जी की बेटी है. इसके अलावा सर मेंस में चिराग और सात्विक
टॉप 10 में बने हुए हैं डबल्स में। सर वुमेन्स टीम में डबल्स में हमारी रैंक टॉप 30 के नीचे है। ये सब जो है ज्वाला गुट्टा वगैरह, सर ज्वाला गुट्टा रिटायर हो चुके हैं एक तरह से। अश्विनी पोनप्पा भी खेलती हैं, वो एन सिक्की रेड्डी के साथ खेलती हैं कभी कभी। क्या बैडमिंटन के कोचिंग के लेकर के कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ समस्या है? सर एक समस्या देखी गई थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि गोपी चंद जो मेन नेशनल बैडमिंटन कोच हैं, उनकी एक खुद की पर्सनल एकेडमी भी है कोचिंग वाली। तो सर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था कि आप राष्ट्रीय कोच भी हैं बैडमिंटन के। दूसरी नहीं, तरफ कुछ लोग निकल के चले गए थे पाड़ुकोन के पास। यस सर वो एक जो साइना नेहवाल थी पहले गोपी चंद जी की एकेडमी में थी, बाद में वो विकास पादुकोण की एकेडमी में गई थी। तो सर ये थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था। उन दोनों पक्षों का कहना था, साइना जी का कहना था कि उन पर कम ध्यान दिया जा रहा है, तो टाइम कम दिया जा रहा है, लेकिन गोपी चंद जी ने माना कि ऐसा कहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स इसलिए अच्छे नहीं कर पाते इंटरनेशनल सर्किट्स पे, इनके स्टैमिना नहीं होते। ऐसा है क्या? सर मैं नहीं समझता ऐसा है कि सर मेन जो हमारी कमी है वो कहीं ना कहीं बेहतर कोच ना हो पाना या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो पाना। जो खेल संस्कृति का विकास हो सकता था उसमें एक कमी नहीं है। तो अगर हम सर प्लेयर्स को बेहतर इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, बेहतर ट्रेनिंग दें, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। सर हमने हाल ही में देखा कि कई ऐसे एथलेटिक्स में थे, हिमा दास थी या द्युति चंद, जिनके पास रिसोर्स ना होते हुए भी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये दिखाता है अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिलती तो वो निश्चित तौर पर काफी अच्छा कर सकती है। और सीए का आगे क्या होगा? दिल्ली में तो आग लगी हुई है। सर जो सीए एनआरसी को लेकर जो विवाद चल रहा है, सीए ऑलरेडी सेंटर ने पास कर दिया था, क्योंकि सर सीए नागरिकता से जुड़ा हुआ विषय है जिस पर संघ सरकार का एकाधिकार है और जिसमें राज्यों का हस्तक्षेप नहीं बनता है। तो इसके बावजूद कुछ राज्यों ने अगर विरोध प्रकट किया है तो वो संघ आपस में जो फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। जहाँ तक सर इसके यहाँ तो पीपल्स मूवमेंट है दिल्ली में। यस सर। यहाँ सरकार कहाँ इन्वॉल्व है क्या? यस सर। सर इसमें अगर देखें दिल्ली में तो एक लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सिचुएशन या फिर जो एक ट्रस्ट डेफिसिट की समस्या थी कम्युनिटी में, तो वो पहचानने में पुलिस नाकामयाब रही, जिसकी वजह से एक महत्वपूर्ण समय पे क्लैश हुआ। तो अगर पुलिस थोड़ा मुस्तैद होती या तो सर बेहतर निश्चित रूप से सारा दोस्त पुलिस है। सर दोस्त मैं मानूंगा सर जो कम्युनिटी के बीच में जो विश्वास का अंतराल था जिसको सर पहचानने में कई बार कमी होती है, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का आखिरकार पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डेथ टोल 8 हो गए। 8 हुए। 8 हो गए। नहीं तो और इसका पुलिस का क्या रोल मानते हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कह रहे हो पुलिस क्या रोल है? पुलिस का काम तो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है। वो ऐसी सिचुएशन में ट्रस्ट कैसे डेवलप करे, संवाद कैसे करे? सर जैसे कि जो लॉ एंड ऑर्डर अगर इस तरह की प्रायर इंफॉर्मेशन या आपको आपका कोई इंटेलिजेंस, तो क्या कर रहे हैं सर अगर ऐसा इंटेलिजेंस मिलता कि यहाँ इस तरह की घटना हो सकती है तो वहां सर पुलिस बल ज्यादा भेजा जा सकता था या पेट्रोलिंग बढ़ाई जा सकती थी। तो इस तरह की चीजों से जो समस्या बिगड़ने से बचाई जा सकती थी। आप ऐसी सिचुएशन में हो तो क्या करेंगे? सर सिचुएशन लगभग 37 कंपनी तैनात है सीआरपी। यस सर। ऐसी सिचुएशन में सर मुख्य कार्य यही होगा कि उस समय जैसी स्थिति है उस समय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और किसी भी तरह का क्लैश ना होने दिया जाए। और सर अगर पुलिस बल के माध्यम से भी कई लाठीचार्ज करना पड़ सकता है, अगर भीड़ इकट्ठी हो रही है तो आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ सकता है, तो सर वो चीजें की जा सकती है। इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म में इसको लेके कई कदम उठाए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। लॉन्ग टर्म जी सर। तो लॉन्ग टर्म में जो आप बोल रहे हो ये देखिए अभी तो शॉर्ट टर्म की समस्या है। यस और आपको क्या लगता है कि इस तरह के अमेंडमेंट्स हिंदुस्तान में, अगर हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं सेकुलर कंट्री में, तो क्या ये मूव ठीक था सीए
एनरोलमेंट लाना? सर सीएए एक अच्छा मूव था, क्योंकि सर इसमें इसकी मूल भावना देखें तो जो एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है 3 देशों से, उसको नागरिकता देने का प्रयास किया जा रहा है सर। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो अगर इसमें जो अच्छा ही है, हमने कुछ अच्छा काम करने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि और अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटियों को शामिल किया जाता तो ये ज्यादा बेहतर रहता। जैसे और कौन सी है परसिक्यूटेड माइनॉरिटी? सर जैसे कि पाकिस्तान में बोला जाता है अहमदिया समुदाय परसिक्यूटेड है सर। और सर मैं शायद बोहरान से बलोच हैं। यस सर। तो सर कुर्द हैं, ऐसा कुर्द है, बिल्कुल। कुर्द भी है ना, कुर्द? हाँ जी सर निश्चित तौर पर, लेकिन सर तो हमें हाफ ऑफ द पाकिस्तान इज इन इंडिया नो। सर इसी व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत पर रिसोर्स लिमिटेड है, और सर जो अगर मान के चले भारत रशिया जितना या यूएसएसआर जोड़ा जितना होता, तो क्या तब भी हमें उतना स्टैंड लेना चाहिए? सर इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर सर रिसोर्स के पास साथ साथ सर नेशनल सिक्योरिटी का भी जुड़ता है। अगर हमारे किसी भी इस तरह से लोगों के आने से नेशनल सिक्योरिटी प्रभावित होती है, तो निश्चित तौर पर सर हमको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए कि सारे मेंबर्स को शामिल करें। आईआईटीज का रोल क्या देखते हैं आजकल? ऐसा लग रहा है कि आईआईटी सिर्फ एक जॉब पाने का जरिया रह गए। तो इतना कंपटीशन हो गया है कि सिर्फ आईआईटी में एडमिशन हो जाए तो कि एक अच्छा जॉब सिक्योर हो जाएगा। और अगर हम आपको ध्यान में रखें या और एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखें, तो ऐसा विदित होता है या दिखता है कि आईआईटी उनका लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, और फिर वो उसके बाद सिविल सर्विसेज निकला। ऐसा क्यों? सर आपने कई प्रश्न उठाए सर। जो सिविल, जैसे कि आईआईटी से सिविल सर्विसेज में आने का जो है, तो उसमें अधिकतर लोगों का एक पर्सनल रीजन होता है। उनको इच्छा होती है कि वो प्रशासन में आके अगर देश की डेवलपमेंट में कुछ पार्ट बन सकते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, तो वो आते हैं। इसके साथ साथ जैसा आपने कहा सर, आईआईटी एक सिर्फ जॉब लेने का माध्यम बन गया। सर मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आईआईटी जैसे कि कई स्तरों पर काम कर रहा है, जैसे कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए सर स्टार्टअप कल्चर काफी हद तक आईआईटी स्टूडेंट द्वारा जो भारत की 3rd रैंकिंग है सर स्टार्टअप में। इसके साथ साथ सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगातार अधिक से अधिक खर्च किया जा रहा है आईआईटी के स्तर पर। ठीक सर। आलोक, निजी विषय तो आपने इसलिए लिया कि सिविल इंजीनियरिंग नहीं है। सर सिविल इंजीनियरिंग है, पर सर मेरा जो माध्यम चुनना चाहता था वो हिंदी मीडियम चुनना चाहता था। तो उस समय सर हिंदी में सिविल इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं था, तो सर मैंने हिंदी साहित्य चुना। एक कुछ फ्रेंड्स के सजेशन थे सर। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के अलावा और दूसरे कौन से कहानीकार हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? सर मुंशी प्रेमचंद के अलावा कृष्णा सोबती है, मोहन राकेश है सर। ये दो कहानीकार के बाद कहानी से इन्होंने कहानी भी लिखी है, जैसे कि मोहन राकेश ने खोई हुई दिशाएं लिखी है, और जो कृष्णा सोबती है सर मित्र मरजानी। उपन्यासकार सर प्रेमचंद, मन्नू भंडारी भी, फणीश्वरनाथ रेणु और यशपाल। यशपाल की कौन से रचना? सर मैंने दिव्या पढ़ी है। अच्छा, मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं हम लोग इंडिया में, बाहर से आते हैं, तो कुछ आप इस विषय में बताएं। सर मेडिकल टूरिज्म में जो जैसे कि देखा जाता है कि जो इलाज अमेरिका या किसी विकसित देश में काफी महंगा है, वो भारत में उस इलाज की कीमत कम होती है। तो सर एक मॉनेटरी बेनिफिट रहता है कि अगर आप भारत आके उस इलाज को कराते हैं, तो उनको भी ये फायदा मिलता है कि जो कॉस्ट है सर उनकी कम लगती है। और साथ ही सर भारत के एक तरह से मेडिकल टूरिज्म में जो रेवेन्यू जनरेट होता है सर, उसको भारत कितना रेवेन्यू जनरेट, कुछ अंदाजा है? सर एग्जैक्ट डाटा नहीं है। अच्छा, और कितने पेशेंट्स आते हैं, कितने मरीज यहाँ आए हैं 2017 में, क्या है सर मुझे जानकारी नहीं। किन किन राज्यों में ज्यादा लोग आते हैं, ये है जानकारी? सर मेनली सर दिल्ली में आते हैं सर। इसके अलावा सर हैदराबाद में एक मेडिकल सर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उस्मानिया। थैंक यू सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सुना है? यस सर।
क्या कैसे बताएं इसके बारे में? सर इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कोई व्यक्ति कुछ नवाचार करता है तो उसके एवज में उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं। जैसे सर इसमें कई सारे जैसे कॉपीराइट है या पेटेंट है या किसी सर्किट पर जो राइट होते हैं, तो सर लगभग 7 के आसपास है इसमें। तो अगर कोई व्यक्ति पेटेंट कुछ नई खोज करता है, उसका पेटेंट करा लेता है, तो उससे जनरेट रेवेन्यू में उसका हिस्सा होता है। तो सर उसकी नवाचार की एक इंसेंटिव जो मिलता है सर वो आईपीआर कौन देता है प्रॉपर्टी राइट्स? सर डिपार्टमेंट के सर सीपम डिपार्टमेंट है वो सर इसको हैंडल करता है। इसमें ट्रेड सीक्रेट भी आता है क्या? जैसे किसी के ट्रेड के सीक्रेट्स होते हैं ना हमारा, तो वो भी इसमें आता है, कवर होता है? सर मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा। आप इंजीनियर हैं तो कुछ रुचि आपकी है इसमें। ड्राइवरलेस कार्स भी बन रही हैं, इनके बारे में क्या है, क्या फ्यूचर है इनका? सर ड्राइवरलेस कार में जो कार ड्राइव होगी बिना ड्राइवर के ड्राइव होगी, और इसमें मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। लेकिन साथ साथ सर इसमें ये जरूरी है कि रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस अनुकूल हो कि ड्राइवरलेस कार वहाँ चल सके। तो इंडिया में तो नहीं चलेगी सर। अगर इंडिया में भी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, एक ठीक ढंग से सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हो और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है सर वो तो वहाँ भी चल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है इसमें योगदान है? मतलब आर्टिफिशियल कार आपने कहा कि वो ड्राइवरलेस कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, कैसे करते हैं उसका प्रयोग? सर क्योंकि ड्राइवरलेस कार में सेंसर के माध्यम से लगातार डाटा मिलता रहेगा उनको कि किस तरह किस स्पीड पर बाकी कारें आ रही हैं या फिर कौन लोग हैं, तो उन डाटा को बिग डाटा एनालिसिस के माध्यम से कई सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं कि आपको कब ब्रेक लगाना है। कोई व्यक्ति आगे आ गया है तो आपको किस तरह से तुरंत डिसीजन लेना है कि कम से कम नुकसान हो व्यक्ति को, या तो सर इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें आर्टिफिशियल। बिग डाटा की बात आपने कही, डाटा साइंटिस्ट का क्या काम होता है? सर बिग डाटा जैसे कि हम कई सोर्सेज से जो डाटा इकट्ठा करते हैं, सो उनको एनालाइज करना, उससे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल लेना, सर ये मुख्यतः एनालिसिस का काम होता है। जैसे कि सर उदाहरण के लिए सर फेसबुक पर हम कुछ चीज सर्च करते हैं तो सर या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट पर हम कुछ चीज खरीदना चाहते हैं तो उनके एड सर हमें फेसबुक पे दिखाई देते हैं। तो सर ये जो हमने डाटा पुट किया अमेजन या फ्लिपकार्ट पर, तो सर वो डाटा उसको एनालाइज करके जैसे कि हमें ऐड दिया गया फेसबुक पे, ये दिखाता है। और एक जो समस्या है बहुत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, ई कचरा जैसे कहते हैं इंडिया में, तो ये कितनी समस्या गंभीर है हमारे भारत में, या होने जा रही है या है, आप बताएं। सर निश्चित तौर पर से इसमें कई समस्याएं हैं, जैसे कि क्योंकि ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है लगातार स्मार्टफोन की डिमांड लगातार भारत में बढ़ रही है, तो सर इसका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा संस्थागत नहीं है, अनौपचारिक सेक्टर में इसको प्रोसेस किया जाता है, जिसमें सर जैसे कई सारी कीमती धातुएं निकाली जा सकती है उसको जो वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से, वहाँ हम लैग करते हैं। तो तकनीक की हमारे पास कमी है, और सर इसके अलावा जो सेक्टर है सारा इनफॉर्मल है। अगर वो संस्थागत रूप से किया जाए या फिर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका इफेक्टिव अनुपालन किया जाए तो निश्चित तौर पर इस बारे में कोई नियम बनाए जा रहे हैं? कुछ सर नियम बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं सर ई वेस्ट को लेकर। सर मैं ठीक से याद नहीं कर पा, 2016 के आसपास के रूल्स हैं। एक हम लोगों ने शायद पिछली बार भी आपसे बात की थी, जो डेथ पेनल्टी की बात करते हैं निर्भया वाले केस में, यस सर, उसमें इतनी डिले हो रही है उनके एग्जीक्यूशन में, तो ये उनका मानव अधिकार है, वो ठीक आप मानते हैं इसे, या फिर जो उनके हमारी जुडिशियल प्रोसेस को ठीक करने की जरूरत है कि जो उनके निर्णय उनके लिए दिया गया है उसका जल्दी पालन हो? सर निश्चित रूप से सर चूंकि डेथ पेनल्टी ऑलरेडी दे दी गई है, तो जो डिले हो रहा है वो कहीं ना कहीं प्रोसीजरल डिले है। तो सर अगर उस प्रोसीजरल डिले या सर जो अपील उनको करने का माध्यम मिला हुआ है उसको फायदा उठाते हुए आप अगर जानबूझकर डिले कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सर हमें इस मामले में इस तरह की जो कई अपराधी हैं उनकी अपील एक साथ सुन ली जाए, इसमें सर रिफॉर्म करने की तो कानून निसंख्य बने हुए हैं कि वो लोग चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, कोई बाध्य तो नहीं कर सकता उन्हें कि आप एक साथ करिए सारे लोग।
यस सर, सर वो कानूनी ढंग से ही अपील कर रहे हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो एक फॉल्ट है, अगर वो फॉल्ट कहाँ है वो? कि आपने अगर एक जुर्म किया है इस चारों अपराधी में, तो आपकी अपीलें एक साथ सुनी जा सके, या आप नहीं, वही मैं हमारा पूछने का अर्थ ये है कि किसमें सुधार की आवश्यकता है, कानूनी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। यस सर, जो ये प्रक्रिया है उसमें सुधार की आवश्यकता है। आलोक प्रसाद जी, जी सर। आप मथुरा के रहने वाले हैं। यस कृष्णा कॉन्शियसनेस का वहाँ है मंदिर? सर, माफी चाहूंगा सर, मैं ठीक। कृष्ण भगवान का मंदिर है। यस सर। वो ग्रुप को क्या कहते हैं? सर इस्कॉन। हाँ, इस्कॉन। हाँ। यस सर। तो आजकल उसके से संबंधित कुछ विवाद है, उसके अर्निंग से रिलेटेड कुछ आइडिया है आपको? सर सॉरी सर, मुझे आइडिया कुछ उसका केस मुकदमा चल रहा है सर नहीं सर। आपका हिंदी भाषा है, यस सर। लिटरेचर साहित्य, आप चित्रलेखा उपन्यास पढ़े? सर मैंने सुना था लेकिन पढ़ा नहीं सर। किसने लिखा है? सर मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। भगवती चरण वर्मा यस का सर। नाम? यस सर, उन्हीं ने लिखा है। तो आप ये बताइए कि कोई उनको अवार्ड वगैरह मिला है, कुछ आपको पता है? सर सॉरी सर, मुझे ठीक, तो दूसरा टॉपिक पर आ जाते हैं। आप ये बताइए, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, यस सर। इसके बारे में कुछ सुने? यस सर। क्या है? सर CCIT सर ये 1996 में भारत UN प्लेटफॉर्म पर लेके आया था, जिसमें भारत की मांग थी कि आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, और किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां उनको सारे देश मिलते हैं उनका काउंटर करें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में सुने? यस सर। क्या है? सर ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि मेनली दो काम करती है। एक सर मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करना, दूसरा सर टेरर फंडिंग को कर्व करना। तो ये दोनों के बीच में फर्क क्या है? सर जो FATF है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक, और CCIT सर एक प्रस्ताव था, एक तरह का कानून, इंटरनेशनल कानून बनाने का प्रयास था। दोनों का मकसद क्या एक है? सर आतंकवाद के स्तर पर देखें तो एक मकसद हो सकता है, लेकिन सर CCIT था उसमें सर कई एक्स्ट्रा चीजें थी, जैसे कि आतंकवाद की परिभाषा क्या होगी ये डिसाइड सर, इसके अलावा कुछ और। तो ऐसा क्यों है कि उस पर किसी भी तरह का कोई कंसेंसस नहीं बन रहा है? यस सर। मगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो काम कर रही है, सर ऐसा जैसे क्यों है? सर मुझे जिसका एक पॉइंट याद है, जैसे कि जो आतंकवाद की डेफिनेशन होती है सर, उसमें लगातार असहमति रहती है कि एक देश को दूसरे देश का उग्रवादी आतंकवादी लगता है, जबकि वह देश उसको आतंकवादी नहीं मानता है। तो सर इसको लेके हमेशा डिस्प्यूट रहता है कि हम किसी मतलब आतंकवाद की परिभाषा क्या हो, जिसमें सर कंसेंसस नहीं बन रही है। मगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में तो एक कंसेंसस बन जाती है कि कौन देश है जो कि ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए। यस सर। तो वहां पर तो एक कंसेंसस है, यस सर। और आतंकवाद पर ही कंसेंसस, यस उसमें क्यों नहीं बन पा रही है, इसमें क्यों बन जाती है? सर मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं, लेकिन उसका जो एरिया है CCIT वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, और जो सर इसमें है सर, अगर इंटरनेशनल लेवल पर किसी चीज को आतंकवादी घोषित किया जाता है तो सर वहाँ सहमति बन जाती है। सर मैं इसको और पढ़ना चाहूंगा। लास्ट क्वेश्चन आप ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन में UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिफॉर्म का इंडिया का जो मुद्दा है, यस सर। कोई सक्सेस का चांस है? सर निश्चित तौर पर। कैसे? कोई कारण बताइए। सर जैसे कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में प्रवेश लेने के लिए जो महासभा है सर, वहाँ से 2/3 बहुमत चाहिए सर, वो हमें वो सब तो ठीक है, मगर कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा है। सर जो 5 मेंबर की अगर सहमति मिलती है, जो स्थायी मेंबर है, तो वहाँ सर जो मेन डिस्प्यूट है, हमें 4 मेंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चाइना टेक्निकल चीज है, किसी ने सपोर्ट में तो नहीं आया अभी तक रिफॉर्म के लिए। यस सर। तो कोई चांस नहीं है सर नहीं, चांस है, क्योंकि जो वर्तमान विश्व लगातार बदल रहा है, और ये सर ये मांग उठती रही है कि वर्तमान विश्व कोई ऐसा एक कदम आप बताइए जिससे लगे कि हाँ ये हुआ तो इसके कारण चांस है, इस पर कुछ
आगे हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा चीज बताइए। सर एक तो G4 ग्रुप बना था, जिसको लेके ये माना गया कि ये 4 देश यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में होने चाहिए। सर इसके अलावा मैं याद नहीं। ठीक है सर, बुलाते हैं। थैंक यू।